हाय दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। चलिए आज स्टार्ट करते हैं। क्लास 12 का हम बायोलॉजी चैप्टर पढ़ रहे हैं। अध्याय 6 है। उसमें का पहला हम मतलब कि पहले वीडियो में हम बता दिए हैं और उसमें का जो बचा टॉपिक है इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो उसमें का बचा हुआ जो टॉपिक था दोस्तों, ये तीसरा नंबर पॉइंट जो फास्फोरिक अम्ल है। इसके पहले हम लोग 2 पॉइंट्स के बारे में पढ़ चुके हैं जो पहले वाले वीडियो में मैंने पढ़ा दिया हूँ। अब इस वीडियो में हम इस टॉपिक के बारे में जानेंगे। इस टॉपिक में क्या क्या बात है और कौन सी पॉइंट इसमें रखा गया है कि फास्फोरिक अम्ल क्या होता है। ठीक है ना, आइए हम देखते हैं इस फास्फोरिक अम्ल के बारे में। तो फास्फोरिक अम्ल को सबसे पहले हम परिभाषित करेंगे दोस्तों। यहाँ हमने इसका परिभाषा नोट कर दिया। हमने इसलिए पहले लिख दिया ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो करके शॉर्ट हो जाए। ठीक है ना, देखिए यह आर्थो फास्फोरिक अम्ल से मिलकर बना होता है। किससे बना होता है दोस्तों? यह आर्थो फास्फोरिक अम्ल से मिलकर के बना होता है। इसका सूत्र H3PO4 होता है और इसे फास्फेट के रूप में जाना जाता है। यही कारण होता है कि फास्फेट के रूप में क्यों इसे कहा जाता है, क्योंकि आर्थोफास्फोरिक अम्ल से मिलकर के बना होता है। इसे यही कारण होता है कि इसे फास्फेट के रूप में जाना जाता है। ठीक है ना, फास्फेट के रूप में इसे जाना जाता है। और इसके 3 प्रकार जो फास्फेट होते हैं, उसके 3 प्रकार इसमें फास्फेट के रूप में पाए जाते हैं। ठीक है ना, वो कौन कौन से फास्फेट होंगे हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो के साथ बने रहिएगा ताकि थोड़ा वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। आइए देखते हैं तो इस 3 प्रकार के फास्फेट कौन कौन से हो सकते हैं। पहला AMP। ठीक है ना, AMP का फुल फॉर्म क्या होता है? एडोसिन मोनोफास्फेट होता है। ठीक है ना, AMP का फुल फॉर्म क्या होता है? एडोसिन मोनोफास्फेट होता है। और दूसरा जो है ATP होता है। ATP का फुल फॉर्म होता है एडोसिन ट्राइफास्फेट होता है। ठीक है ना, एडोसिन ट्राइफास्फेट होता है। और तीसरे का होता है ADP यानी एडोसिन डाई मोनोफास्फेट होता है। ठीक है ना, यहाँ पर कामा लिखे मतलब कि सेम होगा, इसीलिए हमने यहाँ पर डॉट कामा लगा दिया ताकि दोनों प्रक्रियाएं सेम होती हैं। ठीक है ना, तो तीसरे का ADP का फुल फॉर्म होता है एडोसिन डाई मोनोफास्फेट होता है। तो दोस्तों ये चीज हमने इसके बारे में जाना। अब ऐसे एकदम शॉर्टली इसको हम दूसरी भाषा में भी कह सकते हैं कि जो फास्फोरिक अम्ल है वो क्या चीज से बना होता है? तो आर्थोफास्फोरिक अम्ल से मिलकर के बना होता है। आर्थोफास्फोरिक अम्ल से मिलकर के बना होता है। यही कारण होता है कि उसे क्या कहते हैं? फास्फेट के रूप में उसे जानते हैं। और फास्फेट कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। पहला क्या होता है? AMP और ATP और ADP होता है। ये 3 प्रकार के होते हैं। तीनों का हमने फुल फॉर्म यहाँ पर नोट कर दिया। आप लोग इसको चाहें तो नोट कर सकते हैं। आई होप ये पॉइंट्स क्लियर हो गया। चलिए अब अगले पॉइंट्स की तरफ चलते हैं। आइए दोस्तों अब देखते हैं अगला टॉपिक हमारा क्या है। अगला टॉपिक इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है दोस्तों, याद रखिएगा क्योंकि बार बार कभी कभी पूछता है तो आप लोग इसको याद रखिएगा। पहला प्रिमिडियन और प्यूरिन में अंतर क्या होता है, इसके बारे में आप लोग हमेशा याद रखिए क्योंकि ये बार बार पेपर में पूछा जाता है। तो इस टॉपिक में हम जानेंगे कि प्रिमिडियन और प्यूरिन में क्या क्या अंतर होता है। ठीक है ना, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो यहाँ पर हमने एक टेबल बना दिया। इस टेबल में देखिए कुछ इसमें डिफिनेशन हमने लिख रखा है। ठीक है ना, अब देखिए प्रिमिडियन में क्या होता है और प्यूरिन में क्या क्या पाया जाता है। ठीक है ना, देखिए प्रिमिडियन में क्या होता है। सर्वप्रथम इसमें 6 कार्बन परमाणु होते हैं। जो प्रिमिडियन होता है इसकी जो संरचना होती है तो इसमें 6 कार्बन परमाणु की संरचना होती है। ठीक है ना, जबकि प्यूरिन में इसमें 9 कार्बन की संरचना होती है। इसमें कितने कार्बन पाए जाते हैं? 9 परमाणुओं की इसमें क्या होती है? कार्बन की परमाणु की संरचना होती है। दूसरे में देखिए 2 नंबर में इसमें अणु के 1 वलय होते हैं। प्रिमिडियन में अणु के कितने वलय होते हैं? 1 होते हैं। लेकिन प्यूरिन में 2 वलय होते हैं। प्रिमिडियन में 1 वलय होता है अणु के और इसमें कितने होते हैं? 2 वलय होते हैं। ठीक है ना, तीसरे में देखिए इसमें जो नाइट्रोजन पाया जाता है वो पहले और तीसरे स्थान पर ही नाइट्रोजन परमाणु पाए जाते हैं। यानी इस संरचना में क्या होता है? पहले स्थान और तीसरे स्थान इस नंबर पर ही नाइट्रोजन परमाणु की संख्या पाई जाती है। लेकिन प्यूरिन में देखिए पहले, तीसरे, 7वें और 9वें स्थान पे परमाणु की संख्या पाई जाती है। ठीक है ना, याद रखिएगा पहले, तीसरे, 7वें और 9वें स्थान पर परमाणु की संख्या पाई जाती है। इसमें देखिए लास्ट वाला, ये 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार कौन कौन होते हैं? TCU, क्योंकि हम इसके पहले वीडियो में बताए हैं कि जो प्रिमिडियन होता है कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। पहला TCU और प्यूरिन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, A और G। ठीक है ना, इसका पूरा नाम ये होता है एडनिन होता है और इसका ग्वानिन होता है। इसको कहते हैं एडनिन और इसको कहते हैं ग्वानिन। ठीक है ना, और इसको कहते हैं थायमिन, इसको कहते हैं साइटोसिन और इसको कहते हैं यूरेसिल। ठीक है ना, आई होप यह डिफिनेशन आपको पता चल गया होगा। यह डिफिनेशन आप लोग लिख लीजिएगा और इसे आपको याद भी करना क्योंकि ये पेपर में पूछता है। ठीक है ना, आई होप यह पॉइंट्स आपको क्लियर हो गया। अगर क्लियर हो गया तो हम अगले पॉइंट्स की तरफ बढ़ते हैं।
दोस्तों आप देखते हैं अगला पॉइंट हमारा क्या है। अगला पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगला पॉइंट हमारा क्या है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल कि इसकी संरचना किस प्रकार को किन किन अणुओं से मिलकर के हुआ, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। यानी डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल किसे कहते हैं या क्या है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर ध्यान दीजिए, हमने लिखा डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल, इसका क्वेश्चन मार्क लगा लेते हैं ताकि इसे किसे कहते हैं या इसकी संरचना क्या है। ठीक है ना, देखिए डीएनए सबसे डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल होता है, सबसे बड़ा जैविक विहित अणु से क्या होता है, मिलकर के बना होता है, वो अकेला नहीं होता है। और ये डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लियोटाइड से मिलकर के बना होता है। ठीक है, जो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल है वो क्या जिससे मिलकर बना होता है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड से मिलकर के बना होता है। ठीक है ना, और इसके प्रत्येक अणु जो होते हैं 3 घटक इकाइयों से क्या होते हैं, जुड़े हुए रहते हैं। ठीक है ना, प्रत्येक जो अणु इसके होते हैं 3 घटक इकाइयों से क्या होते हैं, जुड़े हुए रहते हैं, वो अकेले अकेले नहीं रहते हैं। वो कौन कौन सी इकाई हैं, कौन कौन से घटक हैं, यहाँ पर देखिए। सर्वप्रथम क्या है, फास्फोरिक अणु है। ठीक है ना, पहला फास्फोरिक अणु, दूसरा नाइट्रोजनी क्षार और तीसरा है डीऑक्सीराइबोस शर्करा। इन तीनों घटकों के द्वारा क्या रहते हैं, एक दूसरे से वो जुड़े हुए रहते हैं, एक दूसरे से आपस में क्या रहते हैं, जुड़े हुए रहते हैं। ठीक है ना, तो ये दोस्तों ये चीज आप लोग ध्यान में रखिएगा। हमने इसके जो डिफिनेशन है हमने यहाँ पर नोट कर दिया है। डिफिनेशन आपको याद रखना होगा। डिफिनेशन फिर मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। डीएनए सबसे बड़ा जैविक विहित एक अणु होता है। ठीक है ना, ये डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड से मिलकर के बना होता है। ठीक है ना, और इसके प्रत्येक अणु 3 घटक इकाइयों से क्या होते हैं, मिलकर के जुड़े हुए रहते हैं या बने हुए रहते हैं। पहला फास्फोरिक अणु और दूसरा नाइट्रोजनी क्षार और तीसरा होता है डीऑक्सीराइबोस शर्करा से मिलकर के बना होता है। तो आई होप कि पॉइंट्स आप लोगों को क्लियर हो गया। अगर पॉइंट्स क्लियर हो गया तो फिर हम अगले पॉइंट्स की तरफ बढ़ते हैं और अगला पॉइंट देखते हैं कौन सा है। आइए दोस्तों आप देखते हैं एक नया टॉपिक जिसका नाम है चारघात का नियम। ठीक है ना, चारघात का नियम क्या था इसके बारे में जाने। दोस्तों ये परीक्षा के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको देख लीजिएगा एक बार। ठीक है ना, जो मैं यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ, ये जो बताया इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा, तब ये समझ में आएगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। तो हमने क्या लिखा, चारघात का नियम, ये बहुत जरूरी है आप लोग को जानना। ठीक है ना, तो आप लोग देखिएगा ध्यान से, चारघात का नियम क्या कहता है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो चारघात का नियम सर्वप्रथम क्या होता है, सन 1950 में इरविन चारघात ने डीएनए का अध्ययन विभिन्न जीवों पर करके निम्न निष्कर्ष निकाले थे। ठीक है ना, इरविन जो चारघात था, ठीक है ना, उसने 1950 में क्या किया, डीएनए के प्रत्येक अणु को क्या किया, डीएनए का, ठीक है ना, प्रत्येक अणु में क्या किया, अध्ययन किया। अध्ययन करने के बाद जो उसमें से निष्कर्ष निकला, उस निष्कर्ष को क्या किया, उसने परिपालित किया, अपने सिद्धांत में रखे थे। ठीक है ना, अब देखिए उसमें कौन कौन से वो निष्कर्ष निकाले थे उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो उसका निष्कर्ष जो भी था हमने नीचे यहाँ पर नोट कर दिए हैं। ठीक है ना, अब देखते हैं उनके द्वारा निष्कर्ष क्या निकला था। पहला निष्कर्ष था, डीएनए में उपस्थित अणु प्यूरिन तथा पिरिमिडिन क्षारकों की संख्या समान होती है। पहला उसने जब अपना निष्कर्ष निकाले थे तो पहले निष्कर्ष में उसने क्या लिखा कि डीएनए में जितने उपस्थित अणु होते हैं, ठीक है ना, वो प्यूरिन के हो या पिरिमिडिन के, उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन उनकी जो क्षारक की संख्या होती है दोनों क्या होती है, एक समान होती है। जैसे यहाँ पर हमने लिखा ए के साथ क्या जुड़ता है, टी। ठीक है ना, तो और सी के साथ क्या जुड़ता है, जी। थोड़ा सा यहाँ पर समझ लीजिएगा, अगर मानिए कि ए की संख्या क्या है, अगर 20 है, ठीक है ना, तो टी की भी संख्या क्या होगी, टी ही होनी चाहिए, 20 होगी। ये आपको याद रखना होगा। अगर ए की संख्या 20 है तो टी की भी संख्या क्या होगी, 20 होगी। अगर सी की संख्या मान लीजिए सी की संख्या 30 है तो जी की भी संख्या कितनी होगी, 30 ही होगी। यही कह रहा है चारघात का नियम कि प्यूरिन हो या पिरिमिडिन, जो भी उनके क्षारक होते हैं उनकी जो संख्या होती है क्या होती है, समान होती है। जिसे हमने यहाँ पर आपको एग्जांपल में लेकर के समझाया। ठीक है ना, ए की अगर यदि 20 होगी तो टी की भी 20, अगर सी की 30 होगी तो जी की भी संख्या 30 होगी, दोनों दम समान होती है। आइए अब दूसरा नियम देखते हैं। दूसरा नियम उसने जब दूसरे नियम नहीं, दूसरा उनका जो निष्कर्ष था उसके बारे में देखिए। दूसरा निष्कर्ष क्या था, समजात के जीवों के डीएनए में क्षारकों अनुपात में होता है। ठीक है ना, समजात के जो जीव होते हैं उनके डीएनए में क्षारक होता है अनुपात A+G=C+T। ठीक है ना, होता है। ये अनुपात समान जाति के हैं लेकिन विभिन्न जाति के जीवों में अलग अलग होते हैं। ये समान वाले जाति के हैं। ठीक है ना, ये समान वाले जाति के क्षारक जो है वो अनुपात में, लेकिन विभिन्न जीव के
विभिन्न प्रकार के वो क्षारक क्या होते हैं, अलग अलग अनुपात में होते हैं। जैसे मान लीजिए क्षारक अनुपात इसमें का है ए के साथ है, तो एक साथ क्या जुड़ता है, जी हमेशा जुड़ता है, ठीक है ना। तो ए का साथ क्या संबंध बनेगा, जी का, और सी के साथ किसका बनेगा, टी का, या टी का किसके साथ बनेगा, सी का। लेकिन यहाँ पर अगर यदि हम अलग कर देंगे तो यहाँ पर समझिए ए के साथ क्या जुड़ेगा, ए के साथ टी जुटा, ये क्या हुआ, अलग हुआ ना, ये क्या हो गया, अलग हुआ। लेकिन प्यूरिन में हमेशा ए के साथ जी ही रहता है और प्रीमोडियम में सी, टी और यू ही रहता है। तो वही कह रहा है कि समजात वाले में जो अनुपात होता है क्षारकों की वो ए के प्लस जी होगा और सी के साथ टी होगा। लेकिन यदि विभिन्न जीवों में देखा जाएगा तो क्या होता है, ए के साथ टी जुटेगा और जी के साथ सी जुटता है। तो थोड़ा सा इसमें डिफरेंस हुआ, अलग हुआ ना, उसी चीज को कह रहा है, ठीक है ना। ये दो अपने निष्कर्ष में दोस्तों, ये दो नियम क्या कहते हैं, दो निष्कर्ष निकाले थे जो अपने नियम को प्रतिपादित किए थे, उसमें दो उनका निष्कर्ष निकला था और सबसे जो इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना, वो जो इम्पोर्टेंट है मैं यहाँ पर आपको बता दिया हूँ। अब यहाँ पर मैं एक नोट्स लिखा हूँ, यह नोट सबसे इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसका ही निष्कर्ष करके मैं नीचे की तरफ लिखा हूँ, ये आपको जानना जरूरी होगा। देखिए हमने नोट्स में क्या लिखा, उपरोक्त निष्कर्ष से यह पता चलता है कि डीएनए के अणु दो अणुओं से मिलकर के बने होते हैं। जो डीएनए में जितने अणु पाए जाते हैं वो अकेला नहीं होता है। जैसे हम कह देंगे यहाँ पर कि ये वाला एक डीएनए है, एक अणु है, तो अकेला ये नहीं रहता है, किसी ना किसी के साथ क्या करेगा, जोड़ा बनाएगा, कि तो जी के साथ और नहीं तो टी के साथ, इतना तो जोड़ा बनाएगा ही। तो वही कह रहा है कि उपरोक्त निष्कर्ष से यह पता चलता है कि डीएनए के कोई भी अणु हो, ठीक है ना, वो अणुओं से मिलकर ही बने होते हैं, वो अकेले नहीं होते हैं। जिसमें पॉलीन्यूक्लियोटाइड क्या कहते हैं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला के नाम से जानते हैं, उसे क्या कहते हैं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड की श्रृंखला से नाम से जानते हैं। जैसे यहाँ पर एक जुटा, फिर यहाँ पर एक जुटेगा, फिर यहाँ पे एक जुटेगा, फिर यहाँ पे एक जुटेगा, माने इसी तरह के जुटते जुटते मैंने लंबे एक श्रृंखला बना देंगे, उसी को क्या कहते हैं, श्रृंखला, ठीक है ना, श्रृंखला के नाम से जानते हैं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला के नाम से जानते हैं। और ये आपस में हाइड्रोजन बंधों से जुड़े हुए रहते हैं, ठीक है ना, किससे जुड़े रहते हैं, हाइड्रोजन बंधों से जुड़े हुए रहते हैं। यहाँ पर हम दिखा रहे हैं दोस्तों आपको कि हाइड्रोजन बंधों से किस प्रकार जुड़े हुए रहते हैं। इसे मानिए कि यहाँ पर ए है, इसके साथ में डबल बॉन्ड के साथ में क्या जुटा, टी जुटा, ये हमारा क्या हाइड्रोजन बॉन्ड है। अगर यहाँ पर आपका सी है तो ट्रिपल बॉन्ड के साथ में क्या जुटा, आपका जी जुटा। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं, हाइड्रोजन बंध के नाम से जानते हैं। यही हाइड्रोजन बंध है जो इन दोनों को क्या करता है, आपस में जोड़ता है। यही चीज यहाँ पर लिखा गया है कि हाइड्रोजन बंधों से जुड़ता है। जैसे ए के साथ क्या जुड़ता है, टी, देखिए दोस्तों यहाँ पर ए के साथ डबल बॉन्ड के साथ क्या जुटा है, टी, और सी के साथ ट्रिपल बॉन्ड के साथ क्या जुटा है, जी जुटा है, या जी के साथ सी जुटा है। आई होप कि चारघात का नियम जो था आप लोग को याद हो गया, चारघात का नियम के बारे में आप लोग को पता हो गया होगा। ये चारघात का नियम हमेशा पूछा जाता है पेपर के हिसाब से, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग इसको थोड़ा भी मिस मत कीजिएगा और इसको पूरा ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। तो बस दोस्तों इस वीडियो में बस आज के लिए इतना ही पढ़ेंगे, फिर अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।